नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं? बड़े टेंशन में होंगे जिन बच्चों का रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर है। बड़ा खराब लगता है कि जब सीबीटी 1 निकाल लें और सीबीटी 2 में अपनी प्रतिभा ना दिखा पाएं। पर ऐसा होगा नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप काबिल हैं मेरे प्यार भी। रेलवे का पेपर जो है टीसीएससी करवा रही है और पैटर्न सबको पता ही है। आप फोड़ के आओगे। ठीक है, हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा और मैं पहला प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने हाजिर हूं। ठीक है, गणित के ये सवाल पेपर में सीधे फंसेंगे। मैं ऐसा कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि टीसीएस के पास मान लो 500,000 सवाल भी नहीं है। उन्हीं सवालों को बार बार खिंचड़ खिंचड़ के देता रहता है, चाहे रेलवे कोई भी पेपर करवाए, कोई भी। ठीक है, तो मैं जो आपको सवाल करा रहा हूं वो ऐसे हैं जिनको पेपर में दिए बिना रेलवे का पेट नहीं भरता है। 3 प्रैक्टिस सेट का मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। एक प्रैक्टिस सेट इजी होगा, एक थोड़ा सा मॉडरेट होगा और एक डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट का लेवल इजी है, लेकिन केवल आप इनके सहारे मत बैठो। टीसीएस ने जितने भी लेटेस्ट पेपर करवाएं भाई साहब, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनके सवाल जरूर कर लो, उनके सवाल जरूर कर लो। अभी टीसीएस ने ही आईबी का पेपर कराया है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का। प्लीज रिक्वेस्ट है, बेस्ट 40 सवाल मैंने इसके करा दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। मैं मैच करवा दूंगा, इससे सवाल सीधा दिखेगा। टीसीएस ने ही पेपर कराया था आईबी एसीआईओ का। भाई जैसे रेलवे में सवाल है बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाई, इसके भी बेस्ट 40 सवाल करा दिए, जाके जरूर कर लीजिएगा। रेलवे एनटीपीसी का 12th लेवल का पेपर हुआ था, इसके भी टॉप 100 सवाल मैंने करा दिए, जाके जरूर सॉल्व करके जाइएगा। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी ग्रेजुएट के लेवल के जो सवाल है वो मैंने सॉल्व कराए हैं, उनको भी जाके देख लीजिएगा, तब पेपर देने जाना मेरे भाई। और अगर आप टेस्ट एंगे एप्लीकेशन है आपके फोन में सभी के, तो यहां पे मैंने रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर के टेस्ट डाल रखे मेरे भाई। ठीक है, ये 9 टेस्ट यहां पर फ्री है, 1.5 घंटे के। सेक्शनल वाइज तो नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट ही है, तो आप इनको लगा लेना बच्चों। ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो। चलो तो शुरू करते हैं। आज का लेवल थोड़ा इजी है, पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने आएगा, कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 35 में से कितने सवाल ठीक किए। 35 क्वेश्चन में कराऊंगा। पहला है, हेमा एक काम को 30 दिन में कर सकती है, हेमा राजी उस काम को 25 दिन में कर सकते हैं। हेमा राजी और स्मिता मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। पूछा है हेमा और स्मिता मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है जी, चलो देखो सवाल यह है कि हेमा एक लड़की है बेचारी जो एक काम 30 दिन में कर सकती है। हेमा और राजी ये 2 लड़कियां हैं, ये मिलकर एक काम, उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। डी मतलब डेज है बच्चों। ठीक है, आगे हेमा राजी और स्मिता, हेमा प्लस राजी प्लस स्मिता मिलकर सेम उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूछा तो ये गया है कि हेमा और स्मिता ये दोनों लड़कियां मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगी। ठीक है, हालांकि सवाल को पढ़ते ही मेरा आंसर आ चुका है सी ऑप्शन। आप कहोगे सर कैसे? देखो भाई अभी बता देते हैं ना, हमने पहले से नहीं किया है ये देख के ही आपको पता लग जाएगा। खुद भी थोड़ी देर पेशेंस रखो। पहले 30, 25 और 10 का एलसीएम 150। 30, 25, 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 150। 150 आपका टोटल वर्क हो गया। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर। 150 इन सबसे डिवाइड होता है। हेमा 150 कुर्सी 30 दिन में बनाते, एक दिन में कितना काम करेगी? 5। इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 25 छिक्का 150 6। हेमा राजी स्मिता तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी? 150 बटे 10 15। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हेमा और स्मिता की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखो बच्चों, हेमा की एफिशिएंसी कितनी है? 5। हेमा की एफिशिएंसी 5 है। स्मिता की कितनी? हेमा प्लस राजी की 6। हेमा प्लस राजी इन दोनों की 6, हेमा प्लस राजी की 6। तो स्मिता की कितनी बचेगी? तीनों की तो 15 है ना, तीनों की एफिशिएंसी मिला के 15 है, तो स्मिता की 9 होगी। अगर हेमा प्लस राजी की एफिशिएंसी 6 है, हेमा प्लस राजी 6, तो स्मिता की 9 आएगी, क्योंकि 6 और 9 15। तो मैंने पता लगा लिया कि हेमा की एफिशिएंसी 5 है, स्मिता की 9 है, दोनों की एफिशिएंसी आ गई 14। तो हेमा और स्मिता टोटल 150 यूनिट वर्क करेंगी 14 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में करेंगे मेरे प्यारे भाई? डिवाइड कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा 75 बटे 7 दिन में, 2 से कट जाएगा 75/7 दिन में, और ये इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है,
सॉल्व कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। पर अगर आप इस सवाल के बच्चों ऑप्शन देखते हैं तो आपको खुश हो जाना चाहिए भैया, ऑप्शन देखते ही कि 30 25 10 का एलसीएम आएगा 150, 150 आएगा, और नीचे मुझे क्या करना है, एफिशिएंसी से भाग करना है, जो ठीक है भाई, एफिशिएंसी से भाग करना है। तो अगर ऊपर 150 आएगा, अगर ऊपर नीचे से कुछ काटेंगे भी तो ऊपर 150 का ही रिश्तेदार नंबर आना चाहिए। ये 150 को काट के ऊपर 84 थोड़ना आ जाएगा, 71 थोड़ना आ जाएगा, 68 थोड़ना आ जाएगा, 75 ही आ सकता है। इसलिए मैंने सवाल का आंसर सीधा ऑप्शन से बता दिया था आपको। ठीक है, कितना बढ़िया सवाल था। आगे चले, सवाल नंबर 2। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने से निर्भय को 13% का लॉस होता है। अगर इसे इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 70% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ हो या हानि हो, वो किस पे निकलता है बच्चों, लागत मूल्य पर निकलता है, क्रिय मूल्य पर। क्रिय मूल्य हमेशा 100% होता है, सीपी 100%। अब एक आर्टिकल को मेरे प्यारे भाई कोई आदमी सेलिंग प्राइस के 3/8 पर बेचता है, 13% का लॉस होता है। बटे 8 आ रहा है, मैंने मान लिया कि मेरे भाई वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 8 है। मैंने मान लिया कि माना वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 8 है, तो निर्भय क्या करता है, सेलिंग प्राइस के 3/8 में बेचता है। तो 8 का 3/8 क्या आ जाएगा, 3। 8 का 3/8 आ जाएगा 3। निर्भय 3 यूनिट में बेचता है, बेचने से 13% का लॉस होता है। 100% के सीपी पे 13 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 100 में से 13 घटे, सामान बिका 87% में। सामान क्रिय मूल्य के 87% में बिका। बोला अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 70% पर बेचा जाए, मैंने एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना माना है, 8। अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 70%, 8 का 70% कितना होता है, 5.6, 8 सत्ते 56, यानी कि अगर सामान को 5.6 में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा, आप बताइए। अगर 3 की वैल्यू 87% है, 29 गुना, तो 5.6 की वैल्यू भी 29 गुना आएगी प्यारे बच्चों। 29 से गुणा कर देंगे, 29 की 5 में गुणा 145, 29 छिक्का, ठीक है 174, 17.4, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे भाई 162.4%, यानी कि सामान 162.4% में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान 162.4% में बिकेगा, तो 100 से कितना ज्यादा है, 62.4% ज्यादा में बिकेगा, वही आपका लाभ होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर यहां पे ए करेक्ट है। यहां पर आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो। मैंने ऑप्शन से अगर देखा कि 6 निम्मा 54 एंड में 4 आएगा, 100 में से घटाएंगे तो भैया 4 ही आना चाहिए एंड में, ये वाला आंसर है। ये सवाल भी रेलवे का ही पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर। अब आप ये देखो, जो मैंने यूट्यूब पे चैनल पे सॉल्व कराया है आईबी का जो पेपर ऐसे वाला, इसमें भी सेम सवाल आया हुआ है, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे नहीं। पूरे यूट्यूब पर किसी दूसरे टीचर की इतनी अपडेट नहीं है, कोई इतना अपडेटेड टीचर नहीं है, सब ढीले से पड़े रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। कोई भी पेपरों में सबसे पहले संडे मंडे रात दिन कुछ नहीं देखता, सॉल्व कराता हूं हैं। ये जो वीडियो है, अगर आप इसके बेस्ट 40 सवाल करके जाओगे तो उसमें देखो ये सवाल भी आपको मिलेगा, ठीक है, और सीधे सीधे सवाल आपको रेलवे के पेपर में फंसते हुए दिखेंगे। पढ़ना आपको ही पड़ेगा। कंटेंट की कोई कमी हमने यूट्यूब पे फ्री में नहीं छोड़ी है, ठीक है। हर एक पेपर जो आपको सॉल्व करके जाना चाहिए था केवल इसी चैनल पे मिलेगा मेरे भाई आपको, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा भैया। सवाल नंबर 3 देखिए, ऋषि 585 किलोमीटर की यात्रा 65 की स्पीड से, अगले 368 की यात्रा 92 की स्पीड से, अगले 168 56 की स्पीड से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी, औसत चाल वाला सवाल आ गया एवरेज स्पीड का। सभी बच्चे जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो ऋषि मेरे भाई ये 585 किलोमीटर चलता है, ऋषि 585 किलोमीटर चलता है, प्लस ये कितना 368 किलोमीटर चलता है, प्लस ये 168 किलोमीटर चलता है, 168 किलोमीटर। ये ऋषि ने टोटल डिस्टेंस चली, बटे टाइम कितना लगा ऋषि को। ऋषि 585 किलोमीटर गया 65 की स्पीड से, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, कितना समय लगा होगा 585 बटे 65, 9 बार चला जाएगा 9 घंटे, प्लस
368 किलोमीटर गया 92 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना टाइम लगा? 368 को 92 से डिवाइड करेंगे 4 घंटे, 4 घंटे लगा। प्लस ऋषित 168 किलोमीटर गया 56 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 168/56 यानी कि 3 घंटे। तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली ऋषि ने? 8 8 16 5 21 1 2 8 2 10 6 16 6 22 2, आज 5 2 7 3 10 और 1 11, 1121 हो गया। और नीचे आ गया मेरे भाई 9 और 7 16, 1121/16 आ गया। तो 16 7 112 यानी कि 70 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 70 पॉइंट 16 7 112 ना, 70 सही ये आ जाएगा आपका 1/16, ये 70.06 आएगा। डी ऑप्शन ये वाला आंसर नहीं आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताइए। अगला सवाल नंबर 4, ट्रायंगल एबीसी में डी पर बीडी परपेंडिकुलर एसी पे डीबीसी 44। सबसे पहले चित्र बना लेते, डायग्राम बना लेते तो समझ में आ जाएगा जी सवाल की कहना क्या चाह रहा है। मान लो बच्चों कि आपके सामने ट्रायंगल है, एबीसी में बीडी एसी पे परपेंडिकुलर है, बीडी एसी पे, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया प्यारे स्टूडेंट एबीसी। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, यहां पर इस सवाल में बोला गया है कि ये जो बीडी है, ये जो बीडी है ये एसी पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है। डीबीसी 44, डीबीसी ये वाला जो एंगल आएगा प्यारे बच्चों ये 44 डिग्री का आएगा, 44 डिग्री का। उसके बाद बीसी पर एक पॉइंट इस प्रकार है, बीसी पर पॉइंट इस प्रकार है कि यहां पर एंगल सी ए ई 23 डिग्री, ये मिला दो। सी ए ई ये वाला जो कोण है बच्चों ये 23 डिग्री का है, 23 डिग्री का। तो आपसे पूछा है ए ई बी की माप कितनी, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। समझ में आया? सवाल बहुत आसान है। ये जो एंगल पूछा गया है आपसे इस सवाल में, ये जो एंगल पूछा गया है ये इस ट्राइंगल का एईसी का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। ठीक है भाई, आप ध्यान से सुनना, ये आपको ये बीडी परपेंडिकुलर है, ये बीडीसी कैसा राइट एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ये 44 है। तो एंगल कितना बचेगा? इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, 90 में से 44 घटाएंगे तो एंगल कितना बचेगा? 46 डिग्री। अगर आप ट्राइंगल एईसी को ध्यान से देखेंगे, ये 23 डिग्री है, ये 46 डिग्री है, ये तीसरी वर्टेक्स पे आगे बढ़ा के बना गया एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम 23 + 40 कितना आएगा? 4 2 6 6 3 69 डिग्री। 69 डिग्री सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। आ जाओ। लकड़ी के 3 टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 187 मीटर, 102 मीटर, 255 मीटर है, को समान लंबाई के तख्तों में डिवाइड किया जाना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखो हमारे पास लकड़ी के 3 टुकड़े हैं, पहले टुकड़े की लंबाई 187 मीटर है, दूसरे की लंबाई 102 मीटर और तीसरे लकड़ी के टुकड़े की लंबाई है 255 मीटर। अब इसको प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, सेम लंबाई के, बराबर लंबाई के 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, इक्वल लंबाई के। तो हर टुकड़े की मैक्सिमम पॉसिबल लंबाई क्या होगी? तो हमें हर टुकड़े की लंबाई बराबर भी लेनी है, हमें समान लंबाई के टुकड़ों में भी डिवाइड करना, कोई जो है लकड़ी खराब भी नहीं करनी। तो में एक ऐसी संख्या होगी, इनका एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करते हो। इनका एचसीएफ देखती पता लग जाएगा, इनका एचसीएफ है 17, क्योंकि 17 का पहाड़ा है, 17 छिक्का 102, 17 से 11 बार जाएगा, 17 से 15 बार चला जाएगा, खत्म। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 6। बनाओ स्टूडेंट, इस सवाल का क्या आंसर है? 13 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 152 है। अगर पेन की कीमत 1 रुपए पर पेन कम हो जाती है, पेंसिल की कीमत 7 रुपए पर पेंसिल बढ़ जाती है, तो 18 पेन 3 पेंसिल की कीमत 165 रुपए हो जाती है। 12 पेन और 11 पेंसिल का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? ओके, बेहतरीन क्वेश्चन। मैंने मान लिया कि एक पेन जो है x रुपए का है और एक पेंसिल जो है ये मैंने मान ली y रुपए की है। सही बात है, आप बोलोगे हाँ सर सही बात है। सवाल ये कह रहा है यहां पर कि 13 पेन यानी कि 13x और 3 पेंसिल,
13x प्लस 3y की जो कीमत है वो यहां पर 152 है, 152। ये पहली इक्वेशन। आगे देखिए, पेन की कीमत 1 रुपए पर पेन कम हो जाते, पेन की कीमत पहले x थी, x माइनस 1 हो गई। और पेंसिल की कीमत 7 रुपए पर पेंसिल बढ़ जाते, पेंसिल की कीमत पहले y थी, अब बढ़ के y प्लस 7 हो गई। ठीक है, पेंसिल कीमत। तो 18 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 165 हो जाती है। भाई 18 पेन की कीमत क्या होगी, 18 से गुणा। 3 पेंसिल की कीमत क्या होगी, 3 से गुणा। तो 18 पेन और 3 पेंसिल की टोटल कीमत कितनी आ जाएगी, 165 रुपए। 18 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 165 हो जाएगी। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, 18x और ये आ जाएगा 3y। तो 18x प्लस 3y, 18x प्लस 3y, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा मुझे ये बता दो आप। ये माइनस का 18 प्लस का 18 का, ये माइनस का 18 आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, माइनस का 11 हो गया। जब माइनस 11 उधर जाएगा तो जाके जुड़ जाएगा। तो 16 1 17 5 1 6 ये आ गया। 18x प्लस 3y 176 आ गया। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? माइनस का 18 प्लस का 7, माइनस 11 आ जाएगा, ये उधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई प्यारे भाई, 18x प्लस 3y बराबर 176। यस और नो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना दुनिया का सबसे आसान काम है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल घटा दो। अगर आप घटाओगे तो मेरे भाई 18x और 13x का डिफरेंस 5x 3y कट ही जाएगा। यहां घटाओगे 176 में से 152 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 24। तो 5x बराबर यहां पर 24 आ गया। एक बार मैं देख लेता हूं भाई, क्योंकि यहां पे मैच नहीं कर रहा। 13 पेन 3 पेंसिल 152, 1 रुपए कम हुआ है, इसकी 7 कीमत बढ़ी है। हाँ देखो यहां पे गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये माइनस का 18 प्लस 21 कटना चाहिए था ना, माइनस का 18 प्लस 21, प्लस का 3 आएगा, 3 की 7 में तो गुणा होगी, प्लस का 3 आएगा। जब उधर जाएगा 165 में से घट के तो 162 आएगा, 162। तो प्यारे बच्चों जो सेकंड इक्वेशन है यहां पर ये 162 है। तो जब आप घटाओगे 18x 13 5x बराबर 162 में से 101 घटाएंगे 10, तो x की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी। ठीक है भाई, अगर x 2 आ गया तो यहां रख देते हैं 18 दूनी 36। तो 3y बराबर 162 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 126। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 42। तो यानी कि एक पेन तो 2 रुपए का है, लेकिन पेंसिल बड़ी महंगी है 42 की। तो पूछा 12 पेन और 11 पेंसिल कीमत। 12 पेन तो आ जाएंगे 12 तिया 36 के, सॉरी एक पेन 2 रुपए का, तो 12 पेन तो आ जाएंगे 24 के, प्लस 11 पेंसिल, 11 पेंसिल आएंगी 11 गुणा 42 की। तो आप केवल यूनिट डेट मैच कर लो, 1 दूनी 2 और 4 6, 6 आएगा ए ऑप्शन आंसर 486। आगे चलेंगे, 7वां। एक दुकानदार ने एक वस्तु 576 में खरीदी, उस पर 4% डिस्काउंट के बाद 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना होगा। ये तो बहुत पॉपुलर सवाल है। अगर कोई दुकानदार 4% का डिस्काउंट देने के बाद 15% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो मेरे प्यारे भाई क्या आप सीपी से एमपी का रेशियो नहीं निकाल सकते? क्या फॉर्मूला है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। कितना डिस्काउंट दिया, 4%, तो 100 में से 4 घटाइए 96। प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो, 15%, तो 100 प्लस 15 115। ये सीपीएमपी का रेशियो आ गया। दुकानदार ने वस्तु खरीदी कितने में थी, कॉस्ट प्राइस कितना है 576, तो 96 की वैल्यू 576 रुपए है, जो साफ साफ दिख रहा है, तो 6 गुना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ये भी 115 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी, 690 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य आएगा सीधा 690। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। आगे चलेंगे, 8वां करो, बताओ जी का उत्तर आएगा। यदि k इंटू साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटे 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए बराबर 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, पर ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या करना है। k गुणा, अब आप खुद बताइए, ऊपर से क्या साइन ए कॉमन आ रहा है, साइन ए को शॉर्ट में लिखो है, साइन ए कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है
2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, तो नीचे कॉस कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, आप बोलोगे हाँ सर इक्वल टू 1। क्लियर है? अब आप खुद समझाइए कि भैया क्या ये दोनों सेम नहीं है? ये cos 2a का फॉर्मूला है, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये ध्यान रखो ना, cos 2a का फॉर्मूला cos में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो ऊपर नीचे से कट जाएगा। बोलो बात समझे? तो k गुणा ये क्या आएगा बच्चों, साइन ए बटे कॉस ए टेन ए, तो k गुणा टेन ए 1 आएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बटे टेन ए यानी कि कॉट ए, तो k का मान बच्चों कॉट ए है, इसलिए सिंपल हो गया सवाल। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक होलो स्फेरिकल सेल है जो एक ऐसी मेटल से बना है जिसकी डेंसिटी 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एक खोखला गोलाकार है मेरे भाई, खोखला गोला है, एक ऐसी धातु से बना है जिसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में वजन 40 ग्राम है। अब इसकी इंटरनल रेडियस 1 है, ये जो खोखला गोला है इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी एक्सटर्नल रेडियस बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है ना? तो आपसे पूछा इस सेल का वजन क्या होगा? पाई बराबर लेना है 22/7। हालांकि सवाल का जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं मेरे भाई, 7 और 6, 11 से नहीं कटेगा, ये भी 11 से नहीं कट रहा है ना, 1 5 6 और 6 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है, ये 4 और 5 का डिफरेंस 1, ये भी 11 से नहीं कट रहा, तो सवाल का आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। आप बोलोगे सर नहीं समझे, मान लो आपके पास एक खोखला गोला है इस तरीके से ना, खोखला गोला, ये सॉलिड है प्यारे भाई, ये सॉलिड है, इसकी अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर है, बाहर वाली रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है ना, ये मेटल है, ये मेटल है मेरे प्यारे भाई। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? खोखले गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप पहले इस होलो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम क्या आएगा 4/3, पाई की वैल्यू सवाल में बताइए 22/7, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर यानी कि 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, जो कि कितना आ जाएगा 64 माइनस 1 63, 64 में से घटाऊंगा 63, ये आ जाएगा। ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, ये होल स्फीयर का वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है इस खोखले गोले का वजन। बच्चों आपसे तो वजन पूछा है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप खुद बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 40 ग्राम है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 40 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या आएगा? इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या आएगा? 40 से गुणा कर देंगे और ये सीधा आंसर आ जाएगा ग्राम में। लेकिन मेरे भाई आंसर किस में पूछा है? किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो अगर हमें इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो इसके लिए हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये सीधा का सीधा आंसर किस में आ गया बच्चों? किलोग्राम में आएगा। ठीक है, ये आपको सोचना था। 7 तिया 21, 21 तिया 63, 1 0 काट लेते हैं, यानी कि नीचे बच गया 100, 100 से भाग करेंगे 2 दशमलव आएगा। उसके बाद है ना 22 चौक 88, 88 गुणा 12 करेंगे तो ये आएगा 1056/100, यानी कि 10.56 किलो सीधा। लेकिन आपको ये सब भसड़बाजी की जरूरत नहीं थी। पेपर में जब आप सवाल आता तो सीधा देखते कि पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू फॉर्मूले से, पाई में आएगा 22/7 और 22 में आता है 11, और जो भी आंसर आएगा इस वजह से 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि सवाल का आंसर अप्रोक्स नहीं है, वरना सवाल लिख देता कि आंसर अप्रोक्स बताओ। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, ठीक बात है। सवाल नंबर 10वां करो। एक जिले की जनसंख्या 3,28,000 है, जिसमें से 1,64,000 पुरुष है। 24% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट, पूरी पॉपुलेशन में 24% लोग पढ़े लिखे हैं। 34% मेल्स आर लिटरेट, 34% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो सवाल यह है कितने परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं?
ई सवाल है, बताओ जी क्या होगा। देखो भाई, जिले की जनसंख्या है टोटल 3,28,000, जिसमें से पुरुष है 1,64,000, तो आधा ही हो गया। अगर आप 1,64,000 से 3,28,000 काटेंगे, 2 बार जाएगा, 2 बार। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि टोटल पॉपुलेशन में से आधे मेल हैं तो आधी फीमेल है। अगर यहां पे पूरे शहर की आबादी 2 है तो एक आपका मेल है, एक फीमेल है, मेल फीमेल की संख्या बराबर है, मेल फीमेल की संख्या बराबर है। अब बोला पूरी पॉपुलेशन में से, पूरी पॉपुलेशन का मिलाकर 24% पढ़े लिखे शिक्षित हैं और 34% जो है मेल पढ़े लिखे। फीमेल का कितना परसेंट पॉपुलेशन पढ़ी लिखी, तो पूछा है भैया। जब भी इस तरह का सवाल है, यहां पे मेल और फीमेल की संख्या बराबर है, तो ओवरऑल वैल्यू कैसे आएगी, एवरेज करके। यानी कि 34 का और इस क्वेश्चन मार्क का एवरेज 24% होगा। कि जो आपका ये पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, ये पॉपुलेशन को ही तो बेस मान के निकाला जाएगा। जब मेल और फीमेल की पॉपुलेशन ही बराबर है तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगा मेरे भाई 24%, इन दोनों का एवरेज आएगा, 24 एवरेज आएगा बीचों बीच में। यानी कि 24 से अगर 34 10 ज्यादा है, ठीक है भाई, तो फीमेल पढ़ी लिखी 24 से 10 कम आ जाएंगी, 14%। मात्र इतना सा सवाल था, बेस्ट तरीका है करने का। एक रेगुलर पॉलीगन में 15 साइड है, तो पूछा है इस रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा। ईच इंटीरियर एंगल आपको बताना। देखिए, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, सभी आंतरिक कोणों का योग। लेकिन प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू ईच इंटीरियर एंगल क्या आएगा, इसको n से भाग कर देंगे, सीधा कॉन्सेप्ट है। अब भुजाओं की संख्या आपको 15 दी है तो n की जगह 15 रखो, 15 - 3 13 गुणा 180 डिग्री और ये बटे 15। 15 से 180 12 बार जाएगा तो 13 गुणा 12 156 डिग्री आंसर, 13 का मल्टीपल आएगा। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों, ये बताइए 12 करो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट x एंड y ऑन अपोजिट साइड ऑफ टावर एट डिस्टेंस ऑफ, यहां पे स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक से नहीं लिखा है, बी स्क्वायर, इधर भी ऐसे ही क्या, हाँ ये स्क्वायर होगा। ये सवाल आपको पढ़ के पता लग गया क्या है, ये सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, सवाल में क्या बोला है, एक टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 2 पॉइंट x और y से जब हम देखते हैं जो टावर के अपोजिट साइड में है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर मीटर की दूरी पे, फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, तो टावर की हाइट क्या, तो टावर की हाइट आ जाएगी मेरे प्यारे भाई एबीसी ऑप्शन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है जी। अब यहां पर जो है एक टावर खड़ा है, मान लो बच्चों कि ये ग्राउंड लेवल है, यहां पर एक टावर खड़ा, ये टावर का टॉप हो गया। तो टावर के अपोजिट साइड में है ना, मीनार के आधार से बी स्क्वायर ए स्क्वायर मीटर की दूरी पर इसके साथ एक ही सरल रेखा पर दो बिंदु एक्स और वाई है जो टावर के अपोजिट साइड में है ना। ये टावर खड़ा है, इसके अपोजिट साइड में, यानी कि एक लेफ्ट साइड में है एक राइट साइड में, 2 पॉइंट एक्स और वाई है। इन दोनों पॉइंट से टावर के जो टॉप के एलिवेशन एंगल है, यानी कि जो उन्नयन कोण है। अब इस पॉइंट एक्स से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं, इस पॉइंट वाई से जब टावर के टॉप को देखते हैं, तो ये एलिवेशन एंगल बनेंगे, ये एलिवेशन एंगल बनेंगे। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चे वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है, ठीक है। या मान लेते हैं कि अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री का होगा। ये जो पॉइंट एक्स और वाई है टावर के बेस से कितनी दूरी पर है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की दूरी पर है ना। ये टावर का बेस हो गया मान लो पी, तो ये डिस्टेंस आपकी बी स्क्वायर है और ये नहीं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर पर ही है ना, हाँ ये डिस्टेंस आपकी ए स्क्वायर है।
तो आपसे टावर की हाइट पूछा h, ये हाइट पूछा है, तो आपको दो दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, लगा दो इनमें मेरे भाई। इस एंगल थीटा के लिए सामने परपेंडिकुलर है लंब और थीटा से सटा हुआ ये बेस है। तो अगर मैं टेन थीटा लगाता हूं तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, h बटे बी स्क्वायर, कि टेन ही लगेगा परपेंडिकुलर और बेस में। लंब और आधार में क्या रिश्ता बताता है, टेन। इस वाले राइट एंगल के लिए 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल अल्फा के सामने लंब है और ये आधार है, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, टेन अल्फा बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों h बटे ए स्क्वायर। बोलो यस और नो, आप बोलोगे सर हम अच्छी तरीके से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनकी सीधी सीधी गुणा कर दिए, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। आप जानते मेरे भाई कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एल्फा और थीटा, तो टेन एल्फा इंटू टेन थीटा क्या आएगा, 1 आएगा। सीधी इनकी गुणा करना कंसेप्ट होता है। अगर एल्फा प्लस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एल्फा और थीटा, तो टेन एल्फा गुणा टेन थीटा 1, टेन एल्फा गुणा टेन थीटा 1, दोनों की गुणा कर दो 1 आएगा। राइट साइड में गुणा करेंगे, एच की एच में ऊपर एच स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो एच आ जाएगा ए बी, ये है। लेकिन इस सीधा फॉर्मूला भी होता है ना, जो आपको याद होना चाहिए, सीधा फॉर्मूला भी है। मुझे लगता है सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, बढ़िया से मैंने समझा दिया, टाइम लेके आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 13, करो। पाइप पी किसी टैंक का 3/8 21 घंटे में भरता है, पाइप क्यू 2/7 को 16 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए खोला गया, फिर दोनों को बंद कर दिया, फिर केवल पाइप आर खोला गया, उसने टैंक का पूरा भाग 3 घंटे में खाली कर दिया। पी क्यू आर एक साथ खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, दो पाइप है पी और क्यू भरने वाले, पी 3/8 टैंक भरता है 21 घंटे में। अगर टोटल 8 है तो 3 यूनिट टैंक को भरने में 21 घंटे लगता है, 7 गुना। तो 8 यूनिट टैंक भरने में कितना समय लगेगा, 7 गुना यानी कि 56 घंटे। तो पाइप पी पूरा टैंक 56 घंटे में भरेगा। ऐसे ही क्यों 2/7 टैंक भरता है 16 घंटे में। अगर टोटल 7 है तो 2 यूनिट टैंक भरने में लगता है 16 घंटे यानी कि 8 गुना। तो क्यों पूरा टैंक भरने में कितना समय लेगा, 7 का 8 गुना यानी कि 56 घंटे। तो क्यों भी पूरा टैंक 56 घंटे में भरेगा। बोलो यहां तक कोई डाउट है? पी भी पूरा टैंक 56 घंटे में भरता है और क्यों भी पूरा टैंक जो है मेरे प्यार भी 56 घंटे में भरता है। तो मैंने मान लिया 56 का एलसीएम 56, हमने मान लिया कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो 56 है, तो पी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी और क्यू की एफिशिएंसी भी 1 आ जाएगी, दोनों की 1 आ गई, इक्वल आ गई। अब हमने पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए खोला, पी और क्यू दोनों को 2 घंटे के लिए खोला। अब आप बताओ पी और क्यू दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे? पी 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा, क्यों 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, 2 यूनिट। पी और क्यू मिलकर 1 घंटे में 2 यूनिट भरते हैं, तो पी और क्यू 2 घंटे में कितना भरेंगे, पी और क्यू 2 घंटे में कितना भरेंगे, 2 से गुणा कर देंगे 4 यूनिट, तो 4 यूनिट टैंक भर जाएगा। बोलो हाँ, 56 में से 4 यूनिट टैंक भर चुका है। 2 घंटे के बाद हमने क्या करा, दोनों पाइप पी और क्यू को बंद कर दिया, दोनों पाइपों को बंद कर दिया, फिर हमने केवल पाइप आर खोल दिया। अब पाइप आर जो है उसने टैंक का पूरा पानी 3 घंटे में खाली कर दिया। भाई टैंक भरा कितना है, 4 यूनिट तो भरा है, तो पाइप आर 4 यूनिट टैंक खाली करेगा 3 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 4/3। तो पाइप आर की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 4/3। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा यह गया पी क्यू आर एक साथ खाली टैंक कितने समय में भर सकते हैं। तो अगर तीनों पाइप मिलकर टंकी भरेंगे, पी की एफिशिएंसी 1 है, क्यू की एफिशिएंसी 1 है, आर की -4/3 है, तो तीनों पाइप मिलकर ये भरेंगे कितना, 2 और 3 5 -4 1/3 एफिशिएंसी के साथ, 2/3 एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। 6 - 4 हो जाएगा, तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 2/3 एफिशिएंसी के साथ, तीनों पाइप मिलकर। फिर पी क्यू आर खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, भाई पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है 56, तीनों पाइप मिलकर भरेंगे 2/3 एफिशिएंसी से, तो कितने समय भरेंगे, 2 से 56 आपका 28 बार चला जाएगा, 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी यानी कि 28 तिया 84 घंटे में।
तो सवाल का आंसर 84 आवर्स आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, रेलवे में अभी लेटेस्ट आया है। हालांकि इस सवाल को इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप कुछ भी करते रहना। टैंक की कैपेसिटी 56 है, 56 को ही आपको एफिशिएंसी से भाग देना है, तो रिश्तेदार 56 का नंबर आना चाहिए कि नहीं। 56 का रिश्तेदार 89 तो नहीं है, प्राइम नंबर है, कहां से 89 कहां से आ जाएगा। 56 को कितना भी काट लो कूट लो, 89 तो नहीं आने वाला, ना 67 आएगा, सब सड़े हुए नंबर है, ना 97 है। 56 का रिश्तेदार अकेला 84 है कि नहीं। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो सवालों को, पर मेथड आना चाहिए पहले। सवाल नंबर 14 देखो, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ये आप ही के पेपर में आया था सीबीटी 1 में। आपको 4 स्टेटमेंट दिए, 4 कथन दिए, ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, चतुर्भुज के संबंध में कौन सा सत्य है। एक एक को पढ़ना पड़ेगा भाई। कोई समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है, लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है। दूसरा देखो, एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म बराबर होते हैं। ठीक है। आप अगर ट्रिपेजम देखो तो इसमें बोला है अपोजिट साइड के पेयर इक्वल होते हैं, बात गलत है। ट्रिपेजियम में अपोजिट साइड के पेयर इक्वल नहीं, समांतर होते हैं। आगे, ए रोम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। एक समचतुर्भुज विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। यह बात भी सही है, सही है, क्योंकि समचतुर्भुज जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम ही तो होता है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, लेकिन खास बात क्या है कि इसमें चारों साइड भी बराबर होंगी। स्पेशल हो गया ना। चौथा, डायगोनल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। ये बात जो है एकदम गलत है। डायगोनल भाई, अगर आप मान लो, मैं चित्र से आपको दिखा दे रहा हूं, ये आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये वाला डायगोनल क्या है इसका, छोटा, और ये डायगोनल क्या है, ये वाला डायगोनल कैसा दिख रहा है आपको, बड़ा दिख रहा है कि नहीं। तो यानी कि रोम्बस के या पैरेललोग्राम के जो विकर्ण है वो दोनों की लंबाई अलग अलग होती है। हाँ, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट जरूर करेंगे पॉइंटों पर, यहां पे समद्विभाजित आधा आधा जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों। पहला स्टेटमेंट में बच्चे कंफ्यूज हो सकते, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अब बताते हैं कि कोई रोम्बस एक स्क्वायर हो सकता है, बट सारे स्क्वायर रोम्बस नहीं हो सकते। भाई स्क्वायर अलग चीज है, रोम्बस अलग चीज है। ना तो स्क्वायर रोम्बस है, ना रोम्बस स्क्वायर है। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, लेकिन चारों एंगल 90 डिग्री के हों। समझ में आए बात, ये क्या बन गया, स्क्वायर। और ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका रोम्बस। रोम्बस जिसमें चारों भुजाएं बराबर तो हों, लेकिन जो है चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है भैया, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहां पे कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला। एक रोम्बस जो है स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। 15वां, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल 1728 बिकम्स 2197 एट 8.33% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी नहीं सवाल की है, मैं बता देता हूं। बोला है 8.33% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने साल में 1728 रुपए 2197 बन जाएंगे, ये पूछा है। समझ में आ गया सबको सवाल। तो आप बताइए कि ब्याज की दर कितनी है, 8.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/12। अगर टिपिकल है तो इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे ना, 1/12। अगर ब्याज की दर 1/12 है तो इसका मतलब यह है कि हर साल आपको 1/12 ब्याज मिलेगा, यानी कि 12 पर 1 ब्याज मिलेगा। तो हर साल आपका पैसा कितना हो जाएगा, 12 से 13। हर एक साल में आपका पैसा 13/12 गुना हो जाएगा। 12 पर 1 ब्याज मिला तो 12 से 13 हो गया, हर साल आपका पैसा 13/12 गुना हो गया। लेकिन सवाल में पूछा, बताओ कितने साल में 1728 रुपए अमाउंट बन जाएंगे 2197। इस सवाल में कुछ भी दम नहीं, और ये केवल देखते हो जाएगा, पेन भी नहीं उठाना। 1728 क्या है, 12 का क्यूब। 2197 क्या है, 13 का क्यूब। तो ये 13/12 का क्या आ गया बेटा, क्यूब आ गया। यानी कि आपका पैसा 13/12 की पावर 3 हो गया।
एक साल में आपका पैसा हो रहा है 13/12 गुना, तो 13/12 की पावर 3 होने के लिए 13/12 की 3 बार गुणा करेंगे, यानी कि कितना समय लगेगा? 3 साल। जितनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर आएगी वही आपका आंसर होगा, ये बताना। प्रॉब्लम ऑन एजिस का क्वेश्चन है, लिख के ले लीजिए मेरे भाई। एक सवाल कंफर्म आपके पेपर में आएगा एनटीपीसी सीबीटी 2 में, जहां आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, एज वाले सवालों में समीकरण सॉल्व करनी है। पी की प्रेजेंट एज का दुगुना क्यू से 41 साल ज्यादा है। 7 साल बाद क्यू की एज का 9 गुना, उस समय पी की एज के 6 गुने से 24 साल कम है। तो आपसे पूछा क्यू की प्रेजेंट एज कितनी है, किसकी एज बतानी है? क्यू की। जैसे मान लो पी की प्रेजेंट एज पी है और क्यू की प्रेजेंट एज क्यू है, तो पी की प्रेजेंट एज का दुगुना यानी कि 2p, क्यू की प्रेजेंट एज से 41 साल ज्यादा है, तो पी की प्रेजेंट एज का दुगुना क्यू से कितना ज्यादा है? 41 साल, यानी कि 2p में से जब आप क्यू की एज घटाओगे तो घटा के 41 साल आएगा। अब सवाल में यह बोला है कि 7 साल बाद क्यू की एज का 9 गुना, उस समय पी की एज के 6 गुने से 24 साल कम होगा। तो 7 साल बाद क्यू की एज कितनी आ जाएगी? क्यू प्लस 7। और 7 साल बाद पी की एज कितनी आ जाएगी? पी प्लस 7। अब सवाल को जरा अच्छे से पढ़ो कि 7 साल बाद क्यू की जो एज होगी उसका 9 गुना, उस टाइम यानी कि 7 साल बाद पी की एज क्या होगी? पी प्लस 7। उस टाइम पी की एज के 6 गुने से कितना कम होगा? 24 साल कम होगा, यही है ना। तो 7 साल बाद क्यू की एज का 9 गुना 7 साल बाद पी की एज के 6 गुने से कितना कम है? कम कैसे? मतलब घटाने पे आएगा, 24 कम है, 24। बोलो हाँ। तो आपसे क्या पूछा है बच्चों यहां पर? क्यू की प्रेजेंटेज। हालांकि आप यहां पे थोड़ा इजी करने के लिए 3 से काट भी सकते हो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। अब आप देखना 2 की पी में गुणा करेंगे 2p आ जाएगा, ये -3 की क्यू में गुणा करेंगे माइनस का 3q आ जाएगा। अब देखो वो भी तो आएगा इंटीजर, 2 की 7 में गुणा करेंगे तो 14, 3 की 7 में गुणा करेंगे 21, तो 14 में से 21 घटाऊंगा माइनस का 7, बराबर राइट साइड में क्या है? तो -7 राइट साइड में जाकर जुड़ जाएगा, तो 8 7 15, तो 2p - 3q बराबर आ गया जी 15। ये सेकंड इक्वेशन बन गई जो आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहां से 2p - 3q इक्वल टू 15। आपसे सवाल में क्या पूछा है? क्यू की प्रेजेंटेज, यानी कि पी की नहीं निकालनी, तो पी को गायब करना है। तो क्या कर दो आप, इनको सीधा घटाओ, घटा दोगे तो 2p से 2p कट जाएगा, ये -q में से -3q घटाएंगे 2q आएगा, और 41 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। तो q बराबर आ जाएगा 26/2 13। तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना, सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, यहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी, फिर तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर करेंगे हम लोग 17। हाँ ठीक है भाई, शर्ट चेंज हो चुकी है, दिन भी अलग है, लेकिन मॉक टेस्ट हम करवाएंगे। आ जाओ। 17 की पावर 0.24 बराबर x, 17 की पावर 0.51 बराबर y, x की पावर z बराबर y की पावर 4, तो z का मान क्या है? सवाल में x की वैल्यू दी है तो x का मान मेरे दोस्तों यहां रख दीजिए। 17 की पावर 0.24 और उसकी भी होल पावर z करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, 0.24 z। y की वैल्यू क्या है? 17 की पावर 0.51, उसकी भी पावर 4 है, तो 17 की पावर क्या आ जाएगा? 0.51 गुणा 4। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब बेस सेम है दोनों का 17, अगर बेस सेम है तो यहां पर पावर भी सेम होगा, यानी कि 0.24 z बराबर क्या आ जाएगा? 0.24 z बराबर 0.51 गुणा 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये सिंपल सवाल है ना, इसमें कुछ भी नहीं था, 3 से चला जाएगा 51 17 बार, 3 से 24 ये है 8 बार, और ये 4 दूनी 8, तो z की वैल्यू आ जाएगी 17/2, यानी कि साढ़े। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। आ गया वो
पाइप ए किसी टैंक को 13 घंटे में भर सकता है, बी 26 घंटे में भर सकता है, सी टैंक को 17 घंटे में भर सकता है। अगर सभी एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ओके, ये ए भर रहा है 13 घंटे में। अच्छा, पाइप ए टैंक भरता है 13 घंटे में, बी भरता है 26 घंटे में, और सी भरता है उसी टैंक को 17 घंटे में। तीनों मिलकर कितने समय में भरेंगे? तो एलसीएम पहले 13 और 26 का एलसीएम 26, 13 26 का एलसीएम 26 गुणा 17, तो टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी बच्चों 26 गुणा 17, टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34। बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 26 से डिवाइड करेंगे 17। सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी मेरे भाई? 26। तो तीनों पाइप मिलकर भरेंगे ये किस एफिशिएंसी के साथ? 34, 26, 60 और 17, 77 एफिशिएंसी के साथ। ये भरने में कितना समय लगे? 77 से डिवाइड कर देंगे, ये समय लगेगा घंटे में। ठीक है, हालांकि हम देख सकते हैं कि नीचे 77 आएगा, लेकिन ऊपर 6 सत्ते 42, ऊपर का यूनिट 2 होगा। यहां देखो, केवल यूनिट मैच करूंगा ऊपर का। 7 राम 63 3, 3 7 10 0, 7 चौक 28 8, 8 7 15 5, 7 अट्टे 56 6, 7 13 4, 7 पंजे 35, 5 7 12 2। ये आंसर है ना। इसका यूनिट क्योंकि 7 की 5 पे गुणा होगी 35 5 आएगा, 5 में 7 जोड़ेंगे 12 2 आएगा, ऊपर यूनिट 2 होगा। आगे चलो, एक सम ऑफ मनी ट्रिपल हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 12 साल में, तो पूछा है कितने टाइम में 27 गुना हो जाएगी। यार इतने आसान सवाल। कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, कोई सम ऑफ मनी 3 गुना हो जाती है 12 साल में, तो सवाल ये है 27 गुना कितने साल में हो जाएगी? 27 का मतलब 3 का क्यूब, 3 की पावर 3 होने में कितना समय लगेगा? ठीक है बच्चों, तो 3 गुना हो रही है 12 साल में, है ना, तो पावर 3 होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना समय लगेगा 36 साल। ये आंसर है। आगे चलेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की लंबाई 85 है, आधार की लंबाई 72 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? देखो ये वाला मॉक टेस्ट इजी है और इसमें वही सवाल है जो पेपर में थोक के भाव में आ रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, बराबर भुजाओं की लंबाई है 85 और इसके बेस की लंबाई है 72। ये हीरोन्स फॉर्मूला से नहीं निकालते समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा प्यारे बच्चों, आधा आधा। 72 का ये आधा आधा कितना हो जाएगा? ये भी 36 और ये भी 36। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लगाओगे? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, ये हाइट निकालोगे। 90 के सामने 85 है, 36 है, तो हाइट क्या आएगी? 77। आपको ट्रिपलेट याद ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा तो कैसे सवाल करोगे? 36 77 85 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। बड़े बड़े ट्रिपलेट आजकल इस्तेमाल होते हैं। एक और बता देता हूं आपको, 65 72 97 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, रेलवे इस्तेमाल करने लगा है। आपसे एरिया पूछा, एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 बेस यानी कि बेस का आधा 36, हाइट 77। ये डायरेक्ट ट्रिक है, 36 की 77 में गुणा कर दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 6 7 42 2, एंड में आएगा 2, तो ये वाला आंसर बी ठीक हो जाएगा। सवाल है अगला, एक वस्तु 57% लाभ पर बेची जाती है। If cost price is increased by 20 rupees, selling price is reduced by 18 rupees, then the profit would be 47.5%. What is the original CP of article? Original CP आपसे पूछा है। CP में भी चेंज किया है, SP में भी चेंज किया है। डेटा तो इजी है तो 100% मान के बताता हूं। मान लो जैसे एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100%। ध्यान से सुनना सब बच्चे, सवाल में क्या बोला है? एक वस्तु 57% लाभ पर बेची जाती है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, 100% के सामान पे 57% लाभ होगा, तो सामान बिकेगा कितने में? 157% में बिकेगा। ये बढ़िया सवाल है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, कंफ्यूज कर देगा बच्चों को। अब कॉस्ट प्राइस को हमने 20 रुपए बढ़ा दिया, तो जोड़ मत देना कि 100% प्लस 20 करके 120% कर दो, ये परसेंटेज है, ये रुपए है। सीपी को 20 रुपए बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को हमने 18 रुपए कम कर दिया।
अब कितना लाभ होगा? 47.5%। 47.5% लाभ होगा। इस बात का क्या मतलब है? किसी सामान पे 47.5% लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो कॉस्ट प्राइस से 47.5% ज्यादा है। वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 47.5% अधिक है। तो अब आपको अगर 47.5% लाभ हो रहा है, तो यानी कि सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 47.5% ज्यादा है। हर चीज 100% होती है। 100% से 47.5% ज्यादा का मतलब क्या आ गया? 147.5%। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। यहां से कैलकुलेशन करनी है। 147.5% का 100% क्या आएगा? 100% एक होता है। 147.5% की एक में गुणा 147.5%। 147.5% की 30 में गुणा कितना आ जाएगा मेरे भाई? दुगुना कर लेते हैं। 2800, 150, 2950, नहीं यानी कि 29.5 हो जाएगा। ये 29.5 हो गया। बराबर राइट साइड में कितना आ गया? 157% माइनस 18। ठीक है, ये उधर चला जाएगा। परसेंटेज वाली चीज एक तरफ ले जाते हैं। 157 में से 147.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 9.5%। माइनस का 18 किधर आएगा? लेफ्ट साइड में। तो 29.5 में 18 जोड़ेंगे तो 29 और 18 47.5। किसी बालक को इसमें कोई डाउट आया हो तो 9.5% की वैल्यू जो है 47.5 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितना आएगी? कुछ कट रहा है? 5 गुना 450 और 25 475, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 95 पंजे 475 हुआ ना। तो क्रिया मूल्य ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू 500 रुपए। सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, इनके एरिया क्या है? 169 और 181 स्क्वायर सेंटीमीटर। लार्जर ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड 26 है, तो आपसे अदर ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड पूछी है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड की वैल्यू पूछी है। देखो, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। अगर दो समरूप त्रिभुजों के एरिया 169 और 121 है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग, इनकी साइड का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट 169 का अंडर रूट 13 है, 121 का अंडर रूट 11 है। ये करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात आ जाएगा। अब यहां पे जो बड़ा वाला ट्राइंगल यानी कि पहला ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल की साइड 26 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट, तो दूसरे ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड कितने आ जाएगी? 11 का दुगुना 22 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर है। निहायत ही इजी सवाल। आओ, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर प्रणय अपनी स्पीड डबल कर देता, इफ प्रणय डबल हिज स्पीड, ही वुड टेक 3 आवर्स लेस देन अमन। तो प्रणय की स्पीड आपसे पूछिए। देखो, प्रणय ने अपनी स्पीड डबल करी है, आपसे प्रणय की ही स्पीड पूछी है, तो कौन सी स्पीड पूछी होगी? इनिशियल स्पीड। इनिशियल, ध्यान सुनेगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। रेशियो से करोगे तो ही जल्दी होगा। डिस्टेंस सेम जा रहे हैं आप, कितना? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर की डिस्टेंस प्रणय भी जा रहा है और अमन भी जा रहा है। प्रणय को अमन से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। मान लो कि अमन ये टाइम लेता है मेरे भाई, ठीक है, 150 किलोमीटर जाने में, तो प्रणय को अमन से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। क्लियर है बात? सही। प्रणय अमन से 2 घंटे ज्यादा लेता है, लेकिन अगर प्रणय अपनी स्पीड दुगनी फास्ट कर दे तो यही प्रणय अमन से क्या है? फिर 3 घंटे कम लेता है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यानी कि प्रणय ने अपनी स्पीड डबल कर दी। प्रणय की अगर स्पीड पहले 1 थी तो स्पीड 1 से 2 हो गई, लेकिन डिस्टेंस तो सेम चल रहे हैं 150 किलोमीटर, तो टाइम क्या आ जाएगा? उल्टा रिवर्स रेशियो में 2:1। यानी कि प्रणय को अगर पहले 2 यूनिट समय लगता था तो अब कितना समय लगता है? 1 यूनिट। तो प्रणय को जो टाइम लगता है उस टाइम में डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। जबकि टाइम में डिफरेंस कितना है? प्रणय पहले अमन से 2 घंटे ज्यादा लेता था, अब अमन से 3 घंटे कम ले रहा है।
आप खुद सोचो, एक आदमी पहले अमन से 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, अब 3 घंटे कम, तो टाइम में डिफरेंस क्या आएगा? 2 और -3, 5 घंटे का। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 घंटे। तो प्रणय इनिशियली कितना टाइम ले रहा था 150 किलोमीटर जाने में? 10 घंटे। प्रणय को इनिशियली डिस्टेंस कवर करने में 10 घंटे लग रहा था। तो उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड पूछिए ना। तो 150 किलोमीटर जाने में प्रणय को समय कितना लगता है? 10 घंटे। प्रणय की स्पीड है 15 किलोमीटर/आवर। 24वां, एक सिलिंड्रिकल रॉड का आउटर कर्व सरफेस एरिया 1800 वर्ग सेंटीमीटर है, रॉड की लंबाई 52 सेंटीमीटर है। आउटर रेडियस आपको रॉड की बतानी है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आप समझते हो, 2πRh। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको दिया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, पाई का मतलब 22/7, 2π। रेडियस आपको निकालनी है h, और यहां पे सिलेंडर रॉड की लंबाई कितनी है? 52। बोलो बात को समझे। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको दिया है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर रेडियस ही आपसे पूछिए। तो 1800 क्या आ जाएगा? 2πRh की वैल्यू। अब आप देखो, तो 22 दूनी 4 से काटेंगे, ये चला जाएगा 25 बार, और भी कुछ कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार, और ये 26 बार हैं? ठीक है भाई। चलो, पता नहीं क्या टेक्निकल ग्लिच हुआ। अब हमें क्या निकालना है? रेडियस। तो 25 निम्मा क्या आ जाएगा? 225 गुणा 7, और बटे कितना आ जाएगा? 11 गुणा 26, 11 गुणा 26 बटे में आ जाएगा। तो 11 गुणा 26 कितना आएगा? 260 और 26 यानी कि 286। कुछ भी कटना तो है नहीं भाई अब यहां पे, तो वो देख लेते हैं। 225 सत्तर ही कर लो ना, क्या दिक्कत है? 1400 और 175, 1575, 1575 बटे 286। तो 6 बार तो जाएगा नहीं है, 6 बार तो 1600 से ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये? 5 बार, 5 बार जाएगा। यानी कि दोनों आंसर नहीं है। ऐसी कैलकुलेशन के लिए रेडी रहना। 286 पंजे कितना आएगा? 1400 और 130, 1430। कितना बच जाएगा? 1430 के बाद 145, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 1450। तो फिर 286 5 बार ही जाएगा, तो 5.5 समथिंग आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है जी, आ जाओ। एक बेलन के बेस की रेडियस 23% कम कर दी जाए, इसकी हाइट 151% बढ़ा दी जाए, तो पूछा है वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ेगा? कर लोगे का सवाल? अरे बाबू कैसे करिएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? बहुत बेहतरीन सवाल है, πr²h, यही है। पाई अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा? रेडियस गुणा रेडियस इंटू हाइट। अब हमने सिलेंडर की रेडियस क्या कर दी? 23% कम। रेडियस कितनी कर दी? 23% कम। हाइट हमने कितनी बढ़ा दी? 151%। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? हमें क्या करना है? इन तीनों का बीच में क्या है? गुणा। क्या करना है? -23 और 151 का सक्सेसिव निकालना है। और भैया या तो आप रेशियो से करो, ठीक है भाई, लेकिन सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे? अप्रोक्स। तो आप रेशियो से भी अप्रोक्स कर सकते हो, फॉर्मूले से भी अप्रोक्स लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कभी फेल ना हो, फॉर्मूले वाला मेथड। ठीक है जी, ध्यान सुनना। -23 और -23 का सक्सेसिव क्या आएगा? सक्सेसिव क्या होता है? x + y + xy बटे 100। -23 और -23 माइनस का 40 प्लस xy बटे 100। -23 की -23 में गुणा करेंगे 529 आएगा बटे 100, 5.29। तो -40 में 5.29 जोड़ूंगा तो लगभग आ जाएगा माइनस का 41%। तो माइनस का 41%, और ये क्या है? 151। अब आपको इन दोनों का सक्सेसिव करना पड़ेगा ना,
-41 और 151 का सक्सेसिव करना है। ठीक है भाई, तो फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 -41 प्लस 151 -41 गुणा 151 बटे 100। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं, यही आ जाएगा आपका नेट चेंज। तो 151 में से 41 घटाऊंगा 110 माइनस, देखो 100 से 151 लगभग 1.5 गुना है ना, 41 का 1.5 गुना 41 और 61.5। ठीक है भाई, ठीक है। 110 में से आप लोग क्या घटा दो, 62 घटा दो, तो 38 और 10 48, यानी कि लगभग 49% आ गया। एप्रोक्स 49% के करीब आपका आयतन बढ़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है कि यही वाला सवाल पक्का आएगा पेपर में। अगला करेंगे सवाल नंबर 26। ए ट्रेडर क्लेम्स टू सेल ग्रेन्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 29%, but also dishonestly uses a weight which is 13% less than what it is mentioned on it. Find the total percentage of profit earned by the trader. राउंडेड ऑफ में आपको आंसर बताना है। देखो, एक व्यापारी 29% लाभ पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी कर रहा है, एक ऐसे बाट का इस्तेमाल कर रहा है जो एक्चुअली में उस पर लिखे वजन से 13% कम है। व्यापारी का लाभ बताओ, डाटा बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, एक व्यापारी 100 रेशो से बता देता हूं, चलो ये वाला सवाल ना, हालांकि 100 मान के भी हो जाएगा। मान लो व्यापारी 100 रुपए किलो का अनाज खरीद के लाता है, तो कितने बेचता है, 29% बढ़ा के 129 रुपए में बेचता है 100 रुपए का अनाज। लेकिन एक्चुअल में वो 100 रुपए का अनाज देता ही नहीं है, वो तो 100 से 13% कम, यानी कि केवल 87 का अनाज देता है। तो दुकानदार 87 का अनाज देके कस्टमर को 129 रुपए ले रहा है, यही हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे भाई, 29 और ये 13, 42 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। कितने का, 87 पर। ठीक है, और ये आपका मेरे भाई यहां तो 3 से कट भी गया, अच्छी बात है। 14/29, तो 14/29 का आपको प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में इंटू 100% ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो कितना आ जाएगा, देखो अगर ये 1450 होता, 29 पंजे 145 होता है, अगर 1450 होता तो 50 बार चला जाता, लेकिन ये 1400 है, 50 कम है, तो 50 - 50/29, तो लगभग कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, आ जाएगा लगभग 48%। 48% के ज्यादा करीब आएगा, ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, आओ सवाल नंबर है आपके सामने 27। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताना है। त्रिकोणमिति का सवाल है। 1 + sin a इंटू 1 + tan a - sec a बटे tan a + sec a माइनस sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a। लेटेस्ट एनटीपीसी के पेपर में सवाल आया था मेरे भाई। देखो sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a क्या होता है, 1। हो सकता है कि पेपर में इसकी जगह 1 लिखा हुआ आ जाए, लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा मेरे भाई, जो मैं अब आपको बताऊंगा। आपको इसको सॉल्व करना है। आप यहां पे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, पर बेस्ट मेथड क्या है, ध्यान सुनिएगा। ऊपर क्या है, 1 + tan a - sec a, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये क्या है, tan a + sec a, tan a + sec a। भाई sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a - b गुणा a + b। तो देखिए ऊपर तो आपका 1 + sin a है, इंटू ब्रैकेट में क्या है, 1 + tan a - sec a, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन नीचे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, अगर आप यहां sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a का फॉर्मूला खोल दोगे, sec a + tan a, sec a - tan a, ये भी sec a + tan a है, sec a + tan a यहां भी होगा, sec a + tan a यहां भी होगा। तो नीचे से sec a + tan a कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर एसी चलाना केशव, sec a + tan a कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sec a + tan a कॉमन चला गया 1, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर का sec a + tan a, sec a - tan a, sec a + tan a कॉमन चला गया, तो sec a - tan a बचेगा। sec a - tan a बचेगा तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो 1 - sec a + tan a हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब आप खुद सोचो कि इससे ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया।
कट गया ना, तो क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे है सेक ए प्लस टेन ए। सेक का मतलब 1/cos, सेक का मतलब 1/cos, टेन का मतलब साइन बटे कॉस। तो ये 1 प्लस साइन बटे कॉस हो गया, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, कॉस पहुंच गया ऊपर। तो इस सवाल का आंसर सी यानी कि ये कॉस ए हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बिल्कुल सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए 28वां, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 7 टाइम्स देयर एचसीएफ। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 7 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफरेंस है वो 222 है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस 222 है। तो आपसे पूछा क्या गया है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। आप खुद बताइए कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो सवाल यह कह रहा है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 7 गुना है, यानी कि 7h। क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस 222 है। एलसीएम में से एचसीएफ घटाएंगे क्या आएगा, 7h में से h घटाओगे 6h, 6h बराबर 222 आ गया। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे प्यार भी, 37 आप बोलोगे। हाँ जी सर। संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्याएं नहीं पूछी, संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो आपको संख्याएं निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा कंसेप्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होता है। संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 37, ये एचसीएफ है। संख्याओं का एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 7 गुना, यानी कि 37 का 7 गुना। आप बोलोगे आंसर ये संख्याओं का एलसीएम है, और संख्याओं का प्रोडक्ट क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई, ये आ जाना चाहिए आंसर। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63, 3 एंड में 3 आएगा, तो बी ऑप्शन आंसर हो गया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर करेंगे मेरे प्यारे भाई यहां पर आपके सामने 29वां। बताओ, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 4:5/9 years एट रेट ऑफ 3.6% पर एनम इज 5443। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है, सवाल में पूछा व्हाट विल बी द अमाउंट पेबल ऑन द सेम सम। अमाउंट पेबल क्या होगा सेम धनराशि पर 2.7% के सिंपल इंटरेस्ट से 6 सही 2/9 साल में, 6 सही 2/9 साल में 2.7% पर एनम की दर से आपका अमाउंट कितना होगा, यह आपको बताना है। बताइए कैसे करेंगे। एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर ब्याज की दर 3.6% वार्षिक है, अगर ब्याज की दर 3.6% पर एनम है, तो एक साल में 3.6% ब्याज है, तो 4 सही 5/9 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 6 5/9 साल कितना होता है, 9 चौक 36 5 41, 41/9 साल। अगर एक साल में 3.6% ब्याज है, तो 41/9 साल में कितना ब्याज होगा, 41/9 से गुणा, तो 9 चौक 36, आ जाएगा 0.4, 41 इंटू 0.4%, ये आपका ब्याज आ जाएगा 41 गुणा 0.4%। ये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि सवाल के अनुसार सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5453 रुपए। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो इक्वल कर देते हैं। यहां से आप प्रिंसिपल निकाल लोगे 100% की वैल्यू। देखिए 41 से चला जाना चाहिए, 41 प्राइम नंबर है ना, 41 से कम 41 बचेगा 13, 135, 41 तिया 123 बचेगा 12, 41 तिया 123। डेसिमल हटाओगे तो यहां जीरो बढ़ जाएगा। ये 4% की वैल्यू है, ये 4% की वैल्यू है मेरे भाई। 100% की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 25 से गुणा, दशमलव हटाएंगे तो यहां जीरो बढ़ जाएगी। ये 4% की वैल्यू है, 100% कैसे आएगा, 4 को 25 से गुणा करेंगे, यानी कि 1330 गुणा 25। ये बच्चों आपका क्या आ गया स्टूडेंट, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। तो बच्चों ये आपका प्रिंसिपल है मूलधन। किसी को कोई डाउट यहां तक, बहुत बेसिक था, अब तक कुछ नहीं है। सवाल में क्या पूछा, अमाउंट कितना होगा सेम सम पर, सेम धनराशि पर अमाउंट कितना होगा 2.7% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से 6 सही 2/9 साल में। ठीक है, अब आप ये बताओ, अगर ब्याज की दर 2.7% पर एनम है, तो एक साल में 2.7% ब्याज है, 6 सही 2/9 साल में कितना होगा, 9 छिक्का 54 और 2 56, 56/9, 56/9 साल में कितना ब्याज होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27 और ये आ जाएगा 56 की 3 गुना 16.8%, यानी कि आपको 16.8% ब्याज मिल जाएगा। लेकिन आपसे ब्याज नहीं पूछा, आपसे अमाउंट पूछा है। एक बात बताऊं, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
आप खुद बताओ कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अगर 100% पे आपको 16.8% ब्याज मिल जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 116.8%। तो आपका जो अमाउंट होगा ना मेरे प्यारे भाई, अमाउंट जो होगा वो 1330 गुणा 25 ही आपका प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का 116.8% आएगा आपका अमाउंट, 116.8%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो आपका अमाउंट होगा, ये आपका प्रिंसिपल है 1330 गुणा 25, इसका 116.8% आएगा। क्लियर? आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि भैया 133 क्या होता है, 19 सत्य आंसर 19 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। ये भी देख सकते हैं क्योंकि ये मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं होती, आप यहीं से चेक कर लेते कि 1330 में 19 आ रहा है, 19 का मल्टीपल आंसर आएगा। ठीक है, जैसे 38,019 से कट जाएगा, 38,836, 38 कट जाएगा, क्या 19 से कट रहा है? 19 चौक 76 और 7, हाँ जी ये 19 से कट रहा है। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर आएगा पहला ऑप्शन। बाकी आप यूनिट डिजिट भी यहां पर मैच कर सकते हो क्योंकि डेसिमल से एक जीरो कट जाएगा। ये 25% है तो 25% क्या आता है? 1/4। इस 25% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4। आप बोलोगे आंसर 1/4 और 4 से आपका एक कट जाएगा, कितना? 292। और देखो एंड में 3 दूनी 6 आएगा, जो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में सही है। आपको पूरी गुणा भाग नहीं करना है, ऑप्शन से आपको कैलकुलेशन करनी है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है 30, बताओ। बनाइए। एम और एन एक बिजनेस शुरू करते हैं। एम 7 महीने के लिए एन से 79,000 ज्यादा इन्वेस्ट करता है, एन 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है। कुल प्रॉफिट 6,705 में से एम का जो शेयर है वो एन के शेयर से 745 रुपए ज्यादा है। सवाल में आपसे पूछा कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय एम, एम ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। ये सवाल है पार्टनरशिप का, बहुत फेमस क्वेश्चन है रेलवे का। सवाल में एक्चुअली पूछे क्या? इन्वेस्टमेंट। आपको पता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के सवाल में, तो प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना होगा, बस अपने आप आ जाएगा। अब यहां पर दो लोग हैं एम और एन, सवाल में दो लोग दिए एम और एन। आप ये पता लगाओ कि इन्होंने बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस के एंड में प्रॉफिट भी हुआ है, प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा गया है? सवाल के अकॉर्डिंग कुल प्रॉफिट है, कुल प्रॉफिट 6,705, उसमें से सवाल कह रहा है कि एम का जो शेयर है वो एन से 745 रुपए ज्यादा है। सवाल में आपको एग्जैक्ट जो चाहिए नहीं, आपको चाहिए एम और एन के प्रॉफिट का रेशियो। तो आप भी यहां पे रेशियो ले लो भैया, क्योंकि अगर कुल प्रॉफिट मान लो जैसे m प्लस एन का कुल प्रॉफिट है 6,705, उसमें से सवाल कह रहा है कि m का शेयर n से कितना ज्यादा है? 745 ज्यादा है, यानी कि m माइनस एन है 745, और हम इसका रेशियो ले लेते हैं। बताओ रेशियो लेके क्या आएगा? यह आ जाएगा भाई 7 नाम 63 होता है तो ये पूरा 9 बार चला जाएगा, 9/1। ये पूरा देखो 9 बार कट गया, 9/1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि ऐसी संख्या चाहिए जोड़ के 9 आए, घटा के 1 आए, 5 4 आ गया, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, घटा के 1 आएगा, यानी कि एम और एन के प्रॉफिट का रेशियो 5 4 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा ध्यान रखो, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे तो आप उलझ जाओगे इसमें बेवजह का। प्रॉफिट का रेशियो आ गया, रेशियो लेके ही आप कर लीजिएगा। अच्छा टाइम क्या है? एम ने बिजनेस में कैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया? 7 महीने के लिए। एन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए। ये प्रॉफिट का रेशियो है, टाइम का रेशियो। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो एम और एन के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। दो रेशियो को डिवाइड कैसे करते हैं? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 7 चौक 28, 30 और 28 का रेशियो लेंगे 15 रेशियो 14। ये सीधा सा आ गया एम और एन के प्यारे बच्चों इन्वेस्टमेंट का रेशियो। सवाल कह रहा है एम ने एन से 79,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया। एम ने एन से कितना पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया? 1 यूनिट। सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू 79,000 रुपीज है। अगर एक की वैल्यू 79,000 रुपीज है तो पूछा क्या? एम ने कितना इन्वेस्ट किया? एम ने पैसा इन्वेस्ट किया 15 यूनिट, तो 15 की वैल्यू भी सवाल में 15 इंटू 79,000 रुपीज आ जाएगा। बात खत्म। यह सवाल का आंसर होना चाहिए। ठीक है,
15 अट्ठे 120, 1,20,000 से कम आएगा, कितना कम आएगा? 15,000। तो आंसर आएगा 11,85,000 रुपए, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, और उससे बेहतरीन सॉल्यूशन आपके सामने। 31वां सवाल बनाएंगे। रमन की इनकम 44,200 रुपए है। रमन अपनी इनकम में से 31% बचत करता है। इनकम में 22% की इंक्रीज होता है, खर्चा 50% बढ़ता है, तो बचत में क्या होगा? देखो आंसर बताना है आपको रुपए में। इंक्रीज डिक्रीज, कितने रुपए का इंक्रीज डिक्रीज होगा? आप दो तरीके हैं, या तो आप सारी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन करो, नई इनकम निकालो, नया खर्चा निकालो, नई बचत निकालो, उसमें से पुरानी बचत घटाओ, वो तरीका हो गया। या फिर आप पहले ये पता लगा लो कि सब कुछ परसेंटेज में है, कि सेविंग्स पे नेट परसेंटेज चेंज हुआ कितना है। अब इसके दोनों रास्ते हैं, या तो आप डेविएशन से कर लो या एलिगेशन से कर लो, दोनों ही रास्ते बढ़िया हैं। ठीक है, मैं आपको डेविएशन से बताता हूं। सब बच्चों को पता है कि इनकम बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। अब रमन 31% की बचत करता है, 100 में से 31 की बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 69 का। ये खर्चा बचत का अनुपात है। हुआ क्या? इनकम 22% बढ़ जाते, तो रमन की जो इनकम है, रमन की जो इनकम है, खर्चा प्लस बचत, वो कितना बढ़ जाता है? 22%। क्लियर है? खर्चा कितना बढ़ता है रमन का? 50%। रमन का खर्चा कितना बढ़ता है? 50%। तो आप ये बताओ रमन की बचत कितनी बढ़ जाएगी? कैसे निकालेंगे? डेविएशन से। अब आप बताओ, अगर इनकम 22% बढ़ी है तो खर्चा भी 22% बढ़ना चाहिए, बचत भी 22% बढ़नी चाहिए। इनकम 22% बढ़ी है तो खर्चा भी 22 बढ़ना चाहिए और बचत भी 22%, लेकिन खर्चा बढ़ा है 50%। 22 से 50 कितना ज्यादा है? 28% ज्यादा है। तो खर्चा 69 का 28% ज्यादा बढ़ा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे? 69 का 28% कम कर देंगे। ठीक है जी, 69 का 28% कम कर देंगे। कितने की बचत पर? 31 की बचत पर, तो बटे 31, यानी कि बचत में नेट चेंज ये आएगा। तो ये कितना आ गया भैया? थोड़ा सा पता लगा लो बस। 22 गुणा 31 कितना है भैया? 660 और 22, यानी कि 682%। यह है 69 गुणा 28, तो 28 के अगर 70 में गुणा करें तो 1960 होता है। तो 1960 से अपन लोग 28 कम करेंगे तो 1932%। तो ये आ जाएगा बटे 31, यानी कि फाइनल आंसर कैसा आया है? निगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि बचत आपकी घट गई है, इंक्रीज नहीं हुई है। तो दो ऑप्शन कट गए, दो में वो आप यहीं से पता लगा सकते थे। ठीक है, अब जीरो, ये कितना आ गया सेविंग में नेट चेंज? जीरो, 13 में 60 गया 5, और 13, ये 18 में 6 गया 12 है, माइनस का 1250 बटे 31%। इतनी आपकी बचत कम हो गई, इतनी बचत कम होगी। सवाल ने पूछा है बचत कितनी कम हुई है, रुपए में आपको बताना है। तो आप बताओ रमन की बचत है कितनी? इनकम का 31%। रमन की इनकम 44,200 है, तो रमन की इनकम 44,200 है, उसमें बचत कितनी? 31%। तो 44,200 का 31% क्या है? रमन की बचत है। ठीक है, रमन की बचत 44,200 के 31% है, बचत कितनी कम हो गई? 1250 बटे 31% कम हो गई। यही तो आपको निकालना है। अरे बोलो, यही निकालोगे ना? तो 31 से 31 कट जाएगा, परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, और ये 1250%, हालांकि साढ़े हैं, ये 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 12.5 लिख लो या 25 बटे 2 लिख लो। 1250% मतलब बटे 100, 12.5 हो गया, इसको क्या लिख लो आप? 25 बटे 2। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको 200 में काटूंगा भी तो कितना आएगा? 221। तो 221 गुणा 25 एंड में क्या आएगा? 5, यानी कि बचत 5525 रुपए कम हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये जो है आपको करना पड़ेगा इस तरीके से। और भी तरीके हो सकते हैं, पर ये कभी धोखा नहीं देगा। सवाल नंबर 32 करेंगे। 4,000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 4 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक के टाइम पीरियड का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। ये तो सबको सवाल पता है मेरे भाई, रेल वाला हर दूसरी शिफ्ट में देता है,
और सब बच्चे कंसेप्ट भी जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। प्रिंसिपल कितना यहां पे 4,000 रुपए, ब्याज की दर कितनी है 7.5% वार्षिक। आपको क्या निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है। टाइम निकालना पड़ेगा मेरे भाई, यहां पे ये 2024 है, 2024 यानी कि ये लीप ईयर की बात चल रही है। अब 2024 में फरवरी कितने दिन की होगी, 4 से कट रहा है ना, 29 दिन की होगी। तो आप यहां पे 4 फरवरी की सुबह से 5 अप्रैल तक की सुबह का जो है टाइम लोगे, तो फरवरी 29 दिन की होगी। 1 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी 3 दिन नहीं लेंगे, तो फरवरी के कितने दिन हो गए फिर 26 दिन। फरवरी के बाद मार्च कितना आ जाएगा 31 दिन। उसके बाद अप्रैल 1 2 3 4 अप्रैल, ठीक है ना, 4 अप्रैल की शाम तक, 5 अप्रैल की सुबह तक लेना है। तो कितना आएगा 26 4 30 और 31 61 डेज। तो 61 डेज का आपको ब्याज निकालना है। बात समझे। अगर हम साल 2024 की बात करेंगे तो एक साल में नॉर्मली 365 दिन होते हैं, पर ये लीप ईयर है तो कितने दिन होंगे एक साल में 366 दिन। तो 366 दिन के टाइम में से आपको कितने दिन का ब्याज निकालना है बच्चों, 61 दिन का ब्याज निकालना है। तो यानी कि कितना हो गया 61 छिक्का 366, 1/6 साल। तो रेलवे वालों में बता दे रहा हूं कि इस टाइप के जो भी सवाल आ रहे हैं सब 61 दिन पे सेट हो रहे हैं, 1/6 साल पे। प्रिंसिपल 4,000, ब्याज की दर 7.5%, टाइम आ गया 1/6 ईयर, ये आपका हो गया। ठीक है ना, परसेंटेज से यहां पे 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 40 की 7.5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है भाई, और 300/6 कितना आ गया 50 रुपए। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा मात्र 50 रुपया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33। 10 विद्यार्थियों के अंक नीचे दिए गए हैं, नीचे नहीं बराबर में दिए हैं। आपसे पूछा है इन आंकड़ों का बहुलक क्या है, यानी कि मोड क्या है। मोड आप जानते हैं, किसी डाटा सैंपल सेट में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो उसका मोड कहलाती है। तो यहां पे सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है आप देख के बताओ। वैसे तो शकल देखने से यहां पर 11 लग रहा है ना, 11 3 बार आ रहा है, 11 11 और 11, और कोई नंबर 3 बार आ रहा है, 12 2 ही बार आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस डेटा सेट का जो है मोड कितना हो गया 11। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 34। एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अगर 117 रुपए का लाभ कमाता है तो पंखे का जो है व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ फैन, फैन का लिस्ट प्राइस आपसे पूछा है। देखो डेटा बहुत आसान है, 100 मान के हो जाएगा। मान लो जैसे एक फैन का कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट, 100 यूनिट फैन का सीपी है, तो उसका लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है 100 से 60% ज्यादा, 100 से 60% ज्यादा यानी कि कितना आ जाएगा 160। अब क्या करता है, मार्क प्राइस पर 15% का डिस्काउंट देता है। तो 160 का 15% कितना होता है बच्चों बताओ, 16 2 24 आ जाएगा। 160 का 15%, क्योंकि 16 गुणा 15 240 होता है, 24 आ जाएगा। तो 160 पे 24 का अगर आप डिस्काउंट दोगे, 160 में से 24 घटाइए तो सामान बिकेगा कितने में मेरे भाई, 160 में से 24 घटाएंगे तो सामान बिकेगा 126 में, है नहीं 136 में। ठीक है भाई, सामान बिकेगा 136 में। तो लाभ कितना होगा, अगर 100 के सीपी का सामान 136 में बिका मेरे भाई तो आपको 36 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। सवाल के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है 117 रुपए का। तो 36 की वैल्यू 117 रुपए है, और ये किससे कट रहा है बेटा, दोनों तरफ 9 से कट रहा है, 9 से। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 39, नहीं 9 से काटेंगे ना 13 रुपए आ गया भैया। ठीक है, लेकिन सवाल में एक्चुअली पूछा क्या है, लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस पूछा है। 160 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ किससे गुणा कर दो, 4 को 40 से गुणा कर दो, आगे 160 यूनिट का मान। तो 13 की भी आप 40 से गुणा करेंगे यानी कि 520 रुपए। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत इजी सवाल है भाई ये वाला। आगे चलेंगे, आखिरी सवाल, एनटीपीसी सीबीटी 2 मॉक 1 का आखिरी सवाल मेरे भाई। और ये जो मॉक टेस्ट बनाया मैंने प्रीवियस के पेपर को देखने के बाद बनाया है, और वाकई में बहुत आसान पेपर दिखा मुझे एनटीपीसी सीबीटी 2 का। ठीक है, और आपको पता है हमने एप्लीकेशन पे जो है टेस्ट फ्री में डाल रखे हैं, सीबीटी 2 प्रीवियस के लगा सकते हो आप जाके टेस्ट रैंकिंग पे।
ए 2 स्टेशन के बीच 21 दिन में ट्रैक बिछा सकता है, बी उस काम को 16 दिन में कर सकता है। सी की हेल्प से उन्होंने काम 2 दिन में पूरा कर लिया। तो पूछा गया है सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अच्छा देखो सवाल यह है कि ए अकेले किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी जो है रेलवे ट्रैक बिछा सकता है कितने दिन में, 16 दिन में, और सी की हेल्प से उन्होंने काम कितने दिन में कर लिया, मात्र 2 दिन में कर लिया सी की हेल्प से। यानी कि ए बी सी तीनों लोगों ने मिलकर, ए बी सी तीनों लोगों ने मिलकर, है ना, ए और बी ने सी की हेल्प ली, 2 दिन में हो गया। सी अकेला काम कितने दिन में करेगा? तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब 21, 16 और 2 का एलसीएम देखो, 2 और 16 का तो 16 आएगा। अब 16 और 21 का क्या आ जाएगा, 21 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 320 और 16 336। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 336 आपका टोटल वर्क, कोई दिक्कत नहीं। ए की एफिशिएंसी क्या आएगा, 336 बटे 21 16। बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई यहां पे 21, और तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगा, 336 को आप लोग 2 से भाग देंगे, 336 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16। कोई प्रॉब्लम है, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब आप खुद बताओ भाई, ए की एफिशिएंसी है 16, बी की है 21, तीनों की एफिशिएंसी 168 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी, सी की 16 प्लस 21 आ गए यहां पे 37, तो हम लोग 168 में से 37 घटाएंगे, यानी कि सी की एफिशिएंसी आ गई 131। तो सी 131 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो टोटल काम कितना है, 336। 336 यूनिट काम को सी करेगा प्यारे भाई 131 एफिशिएंसी के साथ। क्लियर है, आप बोलोगे आंसर, तो सी को काम करने में कितना समय लगेगा, 336 बटे 131 दिन लगेगा। आंसर क्या आएगा, 131 दूनी, है ना, यानी कि ये वाला इस सवाल का आंसर आना चाहिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्त, हालांकि इस सवाल के ऑप्शन इतने दूर दूर हैं कि आप इसको अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन है, 4 दिन है, 6 दिन है और 12 दिन है। ठीक है, आप खुद बताओ, ए 21 दिन ले रहा है, बी 16 दिन ले रहा है, तो दोनों मिलके लगभग 10 दिन लेंगे ए और बी। अगर 3 लोग मिलके 2 दिन में ही काम कर रहे हैं तो सी जो है सबसे फास्ट होगा, यानी कि सी जो है 2 दिन के काफी करीब टाइम लेगा। ठीक है ना, 2 दिन 3 दिन के आसपास, इसलिए यहां पे इतने बड़े आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने बहुत सारे टाइम एंड वर्क के सवाल किए हों, अदरवाइज तो ये बेसिक मेथड ही लोग करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये टेस्ट खत्म होता है मेरे भाई। आपने इस 35 में से कितने सवाल खुद से कर लिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का लेवल तो आसान था, बढ़िया लेवल मैं आपको अगले मॉक टेस्ट में दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।